हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि पिछले 2-3 दिनों से मैं डेली रेलवे एएलपी सीबीटी 1 2024 एग्जामिनेशन में मैथ्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहा हूं। और इस सीरीज में मैं बात करूं तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के बाद बात करो आप तो टाइम एंड वर्क मैंने सॉल्व कर दिया। इसके बाद मैंने मेंसुरेशन एडवांस में बात करूँ तो मेंसुरेशन सॉल्व कर दिया। ये 3 वीडियो कंप्लीट कर दिया है मैंने, 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब जो मैं 4th चैप्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर हम परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में आप परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आपके एएलपी सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पूरे 15 शिफ्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि पूरे एग्जामिनेशन के दौरान जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन रहे हैं ये करीब आप लगा लो 25 से अधिक हैं, 30 के आसपास लगा लो। तो इनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और अगर आप क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, 10 के मैथ्स। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ता हूं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। बाकी आप चाहें तो कोई भी टॉपिक मुझे लिख करके, यानी कि कौन सा चैप्टर सॉल्व करें, वो आप जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जीएस का सोल्यूशन चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि जीएस का सोल्यूशन भी लेकर के आया जाए। स्पेशली सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, एसएससी सीजीएल की। उसके अलावा बाकी किसी एग्जाम की अगर आप जीएस सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैथ्स हम कर ही रहे हैं अपने तरफ से। एमटीएस के लिए काफी लोगों ने कमेंट किया कि एमटीएस का चैप्टर वाइज सोल्यूशन लाया जाए, तो वो 1 से 2 दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला सवाल है आपका, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहला सवाल ही अब एक बेहतरीन सवाल रखते हैं, ताकि आपको मजा आए पूरी वीडियो देखने में। तो पहला सवाल है अपने पास, और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको बेसिक परसेंटेज आता होगा तभी आप सोल्यूशन समझ पाएंगे जो मैं बता रहा हूं। अर्नब बाइज 9 oranges and 8 bananas for this rupees when the cost of an orange is decreased by 10% and that of a banana remains the same, then the cost of 5 oranges and 10 bananas is 210 rupees. What is the original cost of 4 oranges and 3 bananas? देखो, कहने का मतलब ऐसा है, सवाल में आपसे यही बोला गया है कि 9 संतरे और 8 केले, यानी कि मान लो 9 संतरे के लिए मैं x मान लेता हूं और 8 केले इसके लिए मैं y मान लेता हूं। इसकी जो प्राइस है ये 276 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें कि अगर प्राइस 10% कम हो जाए, किसका? संतरे का। यानी कि इसमें प्राइस 10% कम हो जाएगा तो प्राइस बचेगा कितना बताओ? इसका 90%। यानी कि 9 का 90% कितना हो जाएगा? 9 में 81, यानी कि 8.1x। मैंने कैसे निकाला? 9 और गुना में 90/100 ऐसे निकालेंगे। 10% कम होने का मतलब कि 90% बचेगा, इसको काटोगे तो ये प्राइस रह गया। ठीक है, हालांकि 9 पे हमें नहीं निकालना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, ये गलत होगा ऐसे निकालना, क्योंकि 9 तो यहाँ पे नंबर है, नंबर ऑफ ऑरेंजेज। तो मैं एक काम कर लेता हूं, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए यहाँ पर ये मान लेता हूं कि एक जो ऑरेंज है, एक ऑरेंज का जो प्राइस मैं मानता हूं, एक ऑरेंज का ये मान लेता हूं कि ये 100x है। ठीक है, और वैसे ही एक बनाना का मैं मान लेता हूं प्राइस, यानी कि एक केले का प्राइस मैं मान लेता हूं 100y। अब ध्यान से समझना, पहले केस में 9 संतरे हैं, यानी कि ये कितना बनेगा प्राइस? 9, और संतरे हैं तो 900x बन गया। ठीक है, और प्लस 800y, क्योंकि एक 8 केले हैं और एक केले 100x का है, तो आप 800 मान लो, और इसकी प्राइस हो गई 276। दूसरे केस में कह रहा है कि संतरे का प्राइस 10% कम हो गया, यानी कि ये कितना रह गया? अब 90x रह गया। ठीक है, तो आप अब बोलोगे कि एक संतरे का मूल्य 90x, तो ऐसे ऐसे 5 संतरे हैं तो 9×5 = 45, यानी 450x। और 10 केले हैं, केले का प्राइस पहले वाला ही है तो ये 1000y हो गया, और अब प्राइस 210 हो गया। तो हमसे 4 संतरों यानी 400x और प्लस 3
बनानास तो 300y, इसकी प्राइस हमसे पूछी जा रही है कि क्या होगी। अच्छा अब बताओ, अगर मुझे यहाँ y की या x की किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से इसको माइनस करता हूं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 900 हो जाएगा, 900x, और ये हो जाएगा 2000y, और ये कितना हो जाएगा 420। अब अगर आप माइनस करते हो इसमें से फर्स्ट वाले इक्वेशन को, तो आप देखो कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 200 में से 800 जाएगा तो 1200y, और यहाँ माइनस करोगे तो 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, और यहाँ बच गया 1, तो 11 में से 7 गया 4, और यहाँ बच गया 3, तो 3 में से 2 गया 1, ही आ गया। 12 से इसको काटोगे तो 12 आ जाएगा, और इधर बचेगा 100y। 100y की वैल्यू 12 हो गई, और 100y क्या था, एक बनाना, यानी कि एक केले की कीमत 12 रुपए है। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और आप यहां से संतरे की कीमत निकाल लो। जैसे मान लो फर्स्ट वाले में ही मैं पुट करता हूं तो आप देखोगे कि 900x तो ऐसे ही रह गया, और प्लस 800y था, तो 100y के लिए 12 रखना है, तो 800 के लिए 12 अट्ठे 96, और ये वैल्यू 276 है। तो यहाँ से 900x की वैल्यू, उसमें से 6 में से 6 गया 0, और 17 में से 9 गया 8, और यहाँ से 9 से काटोगे 9 दूना 18, और ये 0 आ जाएगा, यानी 100x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब कि एक ऑरेंज की कीमत कितनी थी 20 रुपीज। तो यहाँ पर देखो 100x 20 है, तो 400 इसका 4 टाइम्स, यानी कि ये 80 हो गया, और यहाँ पर 12 का 3 गुना, यानी 12 तिया 36, तो ये हो गया 116 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, 100 मानने से क्या हो गया कि हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन इजी हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, अर्पिता बाइज 9 ऑरेंजेज एंड 8 बनानास फॉर दिस रुपीज। देखो 10% घट गए, तो ये सेम टाइप इक्वेशन है बिल्कुल, यहां तक कि डेटा भी नहीं चेंज हुआ है, वहां भी 9 8 था, यहाँ भी 5 10 है, सब चीज सेम है। तो आप सॉल्व वैसे ही करोगे, यहाँ पर सीधे समझ लो कि 100x की वैल्यू जो आ जाएगी वो उसमें जितना आया था आपका 20 आया था, तो 20, और 100y की वैल्यू 12, तो 12। इसका मतलब कि ये हो गया एक ऑरेंज के लिए, और ये हो गया एक बनाना के लिए। लास्ट में 3 संतरे, यानी कि 20 या 60, और 4 के लिए, यानी 12 चौके 48, तो ये 108 रुपए आएंगे। ऑप्शन ए सही है। सॉल्व कैसे हुआ, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व हुआ, आप देख लेना, इसको आसानी से समझ लेना, एक दो बार देखोगे तो इजिली आप ये समझ पाओगे। अगले सवाल की बात करें, फिर से सेम टाइप का सवाल है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 12 कलम और 7 पेंसिलों का मूल्य इतना है, यदि एक कलम का मूल्य 1.5 रुपए कम हो जाता है और एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए बढ़ जाता है, तो 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाता है आपका 48 रुपए हो जाता है। तो आपको 3 कलम और 2 पेंसिल का मूल्य बताना है। अब यहाँ चूंकि परसेंटेज का काम नहीं है, परसेंटेज कहीं नहीं लिखा गया है, तो हम 100 नहीं लाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, हम सीधे सीधे मान लेते हैं कि मैं कलम के लिए x यूज करूंगा और पेंसिल के लिए y, यानी कि 12 कलम तो ये हो गया 12x, और 7 पेंसिल यानी कि 7y। इसकी कीमत कितनी है, देखो एक कलम का कीमत मैं x मान रहा हूं, तो 12 कलम का कीमत 12 इंटू एक्स इंटू की 12x प्लस 7 इंटू वाई, क्योंकि एक कलम का कीमत y रुपए, तो 7 कलम का 7 इंटू वाई 7y, ये हो गया 233। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि अगर 1.5 रुपए कम हो जाए हर एक कलम की कीमत, और 1 रुपए हर एक पेंसिल की कीमत बढ़ जाए, तो 2 कलम, देखो 2 पेन होगा और हर एक पेन की कीमत कितनी होगी, x में से 1.5 रुपए कम हो जाएगा। x पहले कीमत थी, और पेंसिल कितना चाहिए 3, और हर एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई 1 रुपए बढ़ जाएगी, पहले कीमत y थी, अब 1 रुपए बढ़ गई, तो कीमत कितना होगा 48। तो हमें 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य बताना है, यानी कि हमें 2x और प्लस 3y का वैल्यू बताना है कितना आएगा। यहाँ देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2x और माइनस का 3 हो गया, 1.5 दूना 3, और प्लस 3y और प्लस का 3 इक्वल टू का 48। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 2x और प्लस 3y, इसकी वैल्यू 48, और हमसे यही पूछा जा रहा था। यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y, ये 48 आ रहा था, यानी कि 48 ही अपना सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर ये इतने पे मैच नहीं होता, हालांकि कुछ लोग अगर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे तो वो हो सकता है एक्स वाई की वैल्यू पहले निकालें, वो हम तब करते जब ये नहीं मैच होता, तो हम एक्स वाई की वैल्यू ही कैलकुलेट करते, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करते। अब यहां से आता है आपका एक्चुअल में जो परसेंटेज क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे कि द एक्सपेंडिचर ऑफ स्वर्णा इज 125% मोर देन हर सेविंग, if her expenditure decreases by 6% and savings increases by 26.5%, by what percentage does her income increase। देखो उसकी बचत से 125% अधिक है उसकी व्यय, यानी एक्सपेंडिचर,
तो देखो आप यहाँ पर समझो एक्सपेंडिचर और ये हो गया सेविंग, और दोनों को जब हम मिला देंगे तो बनेगा इनकम। यही होता है ना, सेविंग यानी कि बचत, ये हो गया खर्च यानी कि व्यय, और ये हो गया आय। ठीक है, खर्च और बचत को जोड़ोगे तो वो आय हो गया यानी इनकम। अब प्रश्न में क्या दिया है कि बचत से 125% अधिक है क्या चीज, उसकी व्यय। अच्छा 125% का क्या मतलब हुआ, 125/100 यानी कि 5/4, यही हुआ ना। 125% अधिक है यानी कि 4 अगर उसकी बचत है तो खर्च उसमें 5 रुपए ज्यादा होगा, यानी कि खर्च कितना है उसका 9 रुपए है। इसके कहने का मतलब ये हुआ। तो मैं यहाँ पे वही चीज लिखता हूँ कि अगर सेविंग इसका 4 है तो एक्सपेंडिचर 9 है, और ऐसे में इनकम कितना हो गया, 9 और 4 13। ये पूरा खेल है। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक जीरो चिपकाता हूँ ताकि परसेंटेज कैलकुलेशन मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। आप यहाँ पर 2 जीरो भी चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है पहले कि व्यय में 6% की कमी हो गई। ठीक है, यानी कि खर्च 6% कम हो गया। ठीक है, अब देखो अगर 2 जीरो में लगाता तो ये थोड़ा आसान रहता 6% कम करना, मैं 2 जीरो लगा लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब कि पहले से खर्च था 900, अब 6% कम हो गया, यानी कि 9 6 54 इसमें से कम हो गया। अब 9 में से 54 रुपए, 900 में से 54 रुपए आपको कम करने हैं, तो ये 846 बच गया। और बचत में 26.5% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 26 गुना में 4, तो 26.5 का डबल हो गया 53, और 53 का डबल 106, तो इसमें 106 बढ़ जाएगा, यानी ये 506 बन गया। तो अब इनकम कितना होगा बताओ। इनकम इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 6 12, 4 और 1 5, और 8 और 5 13। इतना इनकम हो गया। और सवाल यही पूछ रहा था कि इनकम में क्या वृद्धि होगा। 1300 से 1352 बढ़ गया, तो आप बोलोगे 52 बढ़ा कितने पे, 1300 पे, और गुणा में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, और 13 चौके 52, यानी कि 4% से इनकम बढ़ेगा। ये आपका उत्तर हुआ। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगा, और कैसे मैंने सॉल्व किया ये भी आपको समझ आया। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। यदि वह 1,80,000 रुपए बचा लेते हैं प्रत्येक वर्ष, तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। देखो 36% खाद्य पदार्थों पर, बाकी बचेगा 25% खर्च किए, उसके बाद आधा भाग वह बचा लेते हैं। अच्छा आधा भाग बचाते हैं, बताओ शेष राशि का आधा भाग। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं मान लूं कि कुछ भी था, पहले 36% खर्च हुआ, जो बचा उसमें से 75% खर्च हुआ, उसके बाद जितना भी बचा, मान लो अगर उसके बाद 10 रुपए बचा, तो इन्होंने उस 10 रुपए में से क्या किया, आधा भाग प्रत्येक माह बचाते हैं, यानी 10 का आधा, यानी 5-5 रुपए हर एक महीने बचाते हैं। और इस प्रकार से उनके पास साल में कितने बच जाते हैं, तो आप बोलोगे कि 1,80,000 रुपए बच जाते हैं। तो हमें मासिक आय बतानी है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं मासिक बचत आपसे पूछूं कितना होगा, यानी कि मंथली जो सेविंग है इनका, वो कितना है, तो आप बोलोगे कि देखो दोस्त 1,80,000 रुपए तो ये 12 महीनों में बचाते हैं, एक साल में, इट मीन 12 मंथ्स में। तो पर मंथ कितना सेविंग हुआ, यानी कि हर एक महीने में कितना बचाएंगे, तो आप 12 से इसको डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, 15 बार में कटेगा, यानी 15,000 रुपए ये हर एक महीने में बचाते हैं। अब अगर हर एक महीने में ये 15,000 रुपए बचाते हैं, तो सवाल पर हम ध्यान से देखें यहाँ पर कि 36% खर्च हुआ। मान लो मैं अगर समझने के लिए बोलूं कि देखो x रुपए इनका मासिक इनकम था, इसमें से 36% खर्च हुआ, तो कितना बचा, आप बोलोगे 64% बचा, 100 में से हमने घटा दिया। फिर 25% खर्च हुआ तो 75% बचा, हमने 100 में से फिर से घटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद जो बचेगा ना, वो वही राशि है जिसमें से आधा ये खर्च करते हैं और आधा बचाते हैं। तो हमें पता है कि देखो आधा बचाते हैं, यानी कि 15,000 बचा रहे हैं प्रत्येक माह में, यानी कि इन सब के बाद इनके पास कितना बचा होगा, 30,000 रुपए। तभी तो इसमें से आधा ये 15,000 बचाएंगे ना। सवाल में यही कह रहा था कि 36% खर्च होगा फूड पे, उसके बाद 25% खर्च होगा क्लॉथ्स पे, और उसके बाद क्या होता है कि वो जितना भी राशि बचता है ना, उसमें से आधा बचाते हैं। तो हमने देखा कि हर एक माह में अगर ये 15,000 बचाते हैं, तो ये किसका आधा बचा रहे हैं, 30,000 का। तो ये सब करने के बाद 30,000 इनके पास बचेगा, अब काट लो। तो ये 3 से कट जाए, इसी 3 से हम काट देते हैं, इस 3 से 25 बार में कट गया, 25 से 4 बार में कट गया, 4 से 16 बार में कट गया, और ये फिर 4 चौके 16, ये 25 चौके 100,
और 4 से ये भी 25, चौके 100। तो x की वैल्यू ये 25 और ये 25 और ये 2 जीरो, तो 25 का स्क्वायर 625 और इस पे ये 2 जीरो, यानी कि 62,500 रुपए इनकी इनकम है पर मंथ की। तो अच्छी खासी सीरियल के बराबर ही है, ठीक है, उससे थोड़े बहुत का अंतर है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को इतना मत मिले जो कि कुल वैध मतों का 75% था, तो कितने उसमें मतदाता नामांकित थे? बहुत आसान है, देखो 75% ने अपना मत डाला, 2% को हमने इनवैलिड कर दिया, इतना मत मिला जो कि वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या। अच्छा, अब एक बात बताइए, मान लो अगर मैं बोलूं कि x अगर कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या है, आप बोलोगे 2% तो इनवैलिड ही है, यानी कि वैलिड कितने मतदाता हुए? 98%। 100 में से 2 को माइनस कर दो। अब ये जो वैलिड है इसमें से 75% लोग वोटिंग करते हैं, तो इसके 75% लोग वोटिंग कर दिए, तो ये अब जिन्होंने वोटिंग किया वैलिड, अब इसमें से एक को 9261 मिलता है और ये इन कुल वैध मतों का 75% है, यानी कि इसका 75% और निकालोगे तो ये कितना आना चाहिए? 9261। अब काट पीट लो, दिस इज 9, काटोगे तो ये 3 से 25 बार में और ये 4 से, फिर से ये 3 से और ये 4 से कटेगा, ठीक है। और 98 को अगर आप काटने जाओ तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो 2 से मैं काटता हूं और ये 49 टाइम्स। तो 7 से इसको हम 2 बार काटते हैं, जैसे अगर 7 से काटोगे 7 एक बार में कट जाएगा आपके पास में, फिर बचेगा 2, 2 7 तियां 21, फिर 1 और 6 7 दूना 14 और फिर 7 तियां 21, फिर से 7 से काट दो तो ये 7 एक बार में, 6 2 तो ये हो गया 7 8 56 और 7 में 63, ये भी कट गया। अब 3 तियां 9 से इसको काटो, 9 दूना 18, 9 एक बार में, ठीक है। तो अब आपके पास x की जो वैल्यू रह गया ये 4 दूना 8 और 21 अठे 168 और उस पे ये 2 जीरो रहेगा। तो ये हो गया ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। अभी तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगला सवाल है आपके पास, इन अ कंट्री 55% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स, 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट इफ द टोटल लिटरेसी रेट इज 58%। देखो 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं उसमें से 80% पढ़े लिखे हैं, और कुल साक्षरता दर यानी कि पुरुष महिला मिला के जो टोटल साक्षरता दर है वो 58% है। तो महिलाएं कितनी साक्षर है ये बताना है। इसको हम एलिगेशन पे भी लेके जा सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बोला मेल, यहाँ फीमेल। अब देखो मेल कितना पढ़ा लिखा है भाई? 80% मेल पढ़े लिखे। फीमेल कितने पढ़े लिखे पता नहीं, लेकिन ओवरऑल कितना साक्षरता दर? 58। मेल और फीमेल का रेशियो क्या आएगा? आप देखोगे कि यहाँ पर फीमेल्स 55 हैं, तो मेल कितने बच गए? 100 में से 55 माइनस करो 45, रेशियो निकालो तो 9 और 11 का, 5 से दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर आप 9 और 11 रख लो। अब ये वैल्यू बताना बहुत ही आसान है, जैसे इनको अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो ये दो जोड़ोगे तो 60, यानी कि ये 28 बन गया। 28 बन गया, कुछ गलत नहीं आ रहा है, 28 नहीं 22 बनेगा, दो जोड़ेंगे तो 60 होगा, ये 22 बन गया। तो 11 की वैल्यू 22 यानी 1 की वैल्यू 2, तो 9 की वैल्यू 9 दूना 18। अब 58 से ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगा, कितना कम होगा? तो आप बोलोगे 58 में से 18 को घटा दो, ये 58 माइनस 18 यानी कि ये 40, तो 40% आपका आंसर होगा। ये हो गया एलिगेशन, बाकी आप बिना एलिगेशन के भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप बना पाते हैं। अगले सवाल की बात करें, दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% था, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे? देखो दो छात्र शामिल हुए, एक दूसरे से 9 अधिक प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि पहले को x मिला तो दूसरे को x प्लस 9 मिलेगा, यही ना है। अब ये कह रहा है कि प्राप्त किए गए उनके अंकों का योग का 56% था, उसके अंक, यानी कि जिसका ज्यादा है x प्लस 9, इसका अंक इन दोनों के सम यानी कि x प्लस 9 का कितना है? 56% है, यानी कि 56/100। तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक यानी इन दोनों का योगफल पूछ रहा है,
तो 2x प्लस 9 आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि अलग अलग ही पूछ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले तो आप ऐसे तरीके से भी कर सकते थे कि दोनों में 9 का अंतर हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखोगे आप सभी जगह 9 का अंतर लगभग लगभग दिख रहा है। तो हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x और प्लस 9 और ये हो गया 2x और प्लस 9, और इसको काटोगे तो ये 14 से 4 बार में और ये 25 से 4 बार में कट जाएगा। तो इस 25 को मैं इधर ही लेके आ जाता हूँ, 25 से इधर लाओगे तो ये हो गया 25x और प्लस 25 नमे, 25 नमे हो गया 225, और इधर 14 से गुना कर लो तो ये 14 दूना 28x और प्लस 14 नमे 126। अब देखो इसको इधर ले जाओ तो 28 में से 25 गया तो 3x बच गया, और इधर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बच गया 11 में से 2 गया तो फिर से 9, और ये हो गया 199। तो 3 से इसको काटोगे, 199 नहीं केवल 99, तो 3 से इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33। ठीक है, तो 133 जरूर होगा। तो ऑप्शन डी में 133 है, बाकी किसी में 33 नहीं मिल रहा है। अगर 133 है तो दूसरा उससे 9 ज्यादा होगा यानी कि 42। अगले क्वेश्चन की बात करें, उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले लिया। उमेश ने अपने चॉकलेट का 20% भाग सलाका को और 35% भाग मैरी को दे दिया। फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% भाग उमेश को दे दिया। उमेश के पास अंत में चॉकलेटों की संख्या कितनी है? देखो सबसे पहले तो उमेश ने रुचि से 250 लिया, 250 में से 20% उसने दे दिया सलाका को और 35% दे दिया मैरी को। यानी कि अगर हम देखो उमेश की पहले बात कर लेते हैं, ये है बंदा उमेश, इसके पास 250 थे, 250 में से इसने क्या खेल किया कि 20% यहाँ खर्च किया, 35% यहाँ, यानी कि 35 और 20 कितना खर्च कर दिया? तो आप बोलोगे 55%। अगर इसमें से 55% खर्च कर दिया तो 45% उसके पास रह गया। 100 में से 55 माइनस करो। फिर कह रहा है इसके बाद रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% इसे दे दिया। अच्छा, बची हुई चॉकलेट उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100, तरीके हमने गलत कर दिया, यहाँ 100 चॉकलेट ही लिया था, तब तो बहुत आसान है। अगर 100 ही चॉकलेट लिया यहाँ पर तो रुचि के पास कितने बच गए? 150। ठीक है, 100 चॉकलेट में इसने क्या किया? 100 चॉकलेट में 20% यानी 100 पर अब परसेंटेज बिल्कुल नंबर आ जाता है, यानी कि 100 में से 20 दे दिया, यहाँ पर 35 और दे दिया यानी 45 दे दिया, 55 दे दिया तो इसके पास 45 रह गए। तो 45 पहले से रह गए थे और 50% रुचि ने अपनी चॉकलेट और दे दी, यानी रुचि के पास 150 थे तो उसमें से 75, 50% का मतलब आधा, 75 और दे दिया तो इसके पास 120 चॉकलेट हो गए। फिर भी काफी सारे चॉकलेट्स हैं इसके पास। अगले सवाल पर आते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से 160 रुपए में 2.5 केजी चीनी अधिक प्राप्त होती है। तो चीनी की वास्तविक मूल्य कितनी है? वास्तविक यानी कि ओरिजिनल स्टार्टिंग में जो प्राइस थी। देखो सबसे पहले तो 20% रिड्यूस हो गया, तो आप यहाँ प्राइस लिख लो, प्राइस में यानी कि कीमत में क्या चेंज आया ये हो गया। देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओरिजिनल और यहाँ पर नाउ यानी अभी का। तो ओरिजिनल आप बताओ, ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं 20% कम हुआ प्राइस, 20% का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 80/100 बन गया, यही ना। इसको काटोगे तो ये आएगा 4/5। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, 20% का मतलब 1/5 हुआ तो 5 में से 1 कम हो गया, यानी कि पहले प्राइस 5 था तो अब कितना रह गया? 4। अब अगर ये प्राइस में चेंज है तो कंजम्पशन यानी खपत में कितना चेंज होगा? कंजम्पशन में अगर आप बात करो खपत में तो ये रिवर्स होगा, यानी 4 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा। यानी कि पहले अगर चीनी 4 केजी खरीदी जाती थी तो अब 5 केजी खरीदी जा रही है, यानी कि 1 केजी चीनी ज्यादा खरीद पा रहे हैं, लेकिन सवाल में 2.5 केजी ज्यादा खरीदा जा रहा है। तो एक की वैल्यू अगर 2.5 केजी है तो हमसे पूछ रहा था कि वास्तविक, यानी कि पहले वो 4 केजी 4 खरीदता था तो 4 की वैल्यू 25 चौके 100, यानी स्टार्टिंग में वो 10 केजी चीनी खरीदता था। कितने रुपए में भाई? 160 रुपए में 10 केजी, तो प्राइस 16 का हो गया। प्राइस कैसे निकालोगे आप? तो आप बोलोगे कि 160 रुपए पहले भी खर्च होते थे, लेकिन पहले 10 केजी खरीदता था इतने में, तो हर एक केजी की कीमत कितना हो गया? 16 रुपए। नया वाला अगर आप पूछता तो यहां से करते कि 1 की वैल्यू अगर 2.5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाती? 25 25 125 यानी 12.5। तो न्यू प्राइस जो होता ये आप बोलते 160 और बटा 12.5, और ये जीरो यहाँ पर आ जाता है। इसको कैलकुलेट करते आप तो ये 5 से 25 बार में और ये 4 से 25 बार में, तो ये 64/5 यानी कि 12.5 12.8 रुपए अभी की प्राइस है। या फिर क्या करते आप
पुराने वाले प्राइस को इसमें 20% कम कर देते 16 में, तो 16 का 80% रह जाता, तो इसको काटते तो 16 अट्ठे 128 यानी 12.8 ऐसे भी निकाल लेते। अगले सवाल पर आते हैं। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और पी 85%। अब उनकी बचत समान है, तो पी का वेतन क्या है? देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं, पी अपने वेतन का 95% खर्च कर दिया तो बचाया 5%। क्यू 85% खर्च कर दिया तो बचाया 15%। ठीक है, 100 में से हमने माइनस कर दिया। दोनों का सेविंग सेम था तो मैंने बराबर कर दिया, तो पी और क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा? तो आप देखोगे कि ये 5 3 15, तो 3 और 1 का रेशियो आ गया, यानी कि रेशियो इनकी इनकम का कितना आया? 3 और 1 का। टोटल मिला के 4 हो रहा है, लेकिन दोनों का मिला के इनकम कितना है? तो आप बोलोगे 2000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? इससे काटो तो 5 चौके 20 यानी कि 500 रुपए। पी का वेतन यानी कि 3 हमसे पूछ रहा है, पी के सामने 3 है तो 3 की वैल्यू 1500, तो पी 1500 रुपए उसका वेतन था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% अवैध हुए, मतों की संख्या इतनी थी, तो विजयी उम्मीदवार को कितना मिला? कितने से वो जीत गया ये पूछ रहा है, कितने बहुमत से जीता। ठीक है, मेजोरिटी पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले संख्या कितनी थी कुल मतों की? 7500। उसमें से एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% तो अवैध हो गए। तो 20% पहले तो अवैध हो गए, 20% अवैध हो गए, तो 80% क्या बचे? वैध। ये नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है। क्या है ये? नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो, ये तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हो गए, लेकिन इसमें से ए को 55% मिला तो बी को कितना मिला? 45%। तो जीतने वाले को कितना ज्यादा मिला? 10% ज्यादा मिला, ये 55 है। तो इसका बस 10% निकाल लो, क्योंकि हमसे यही तो पूछ रहा है कितना ज्यादा मिला। अब ये देखो, 2 और 2 4 से, 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 75 अठे कितना होगा? तो आप बोलोगे 600, तो ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, 20% की कमी आ गई और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है, तो कितनी लड़कियां हैं? देखो, 610 लड़के तो थे, ठीक है। इस वर्ष में 10% कमी आई संख्या में, यानी कि किसके संख्या में ये नहीं बता रहा है, तो इसको छोड़ते हैं। और इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या का 175% है इस वर्ष में, तो लड़कियों की संख्या कितनी है ये बताना है। देखो, पहले तो 610 लड़के थे, ठीक है। अब अगर 20% की कमी होगी ना, तो 20% लड़के भी कम होंगे और 20% लड़कियां भी कम होगी, ये ध्यान रखना। अगर कुल संख्या में 20% माइनस करना है, तो लड़कों की संख्या भी 20% कम होनी चाहिए और लड़कियों की, तभी टोटल पे 20% का कमी आएगा। तो लड़के कितने बच गए? इसका 80%, 20% कम होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 कम 8, 8 छक्के 48, यानी 488 क्या रह गए? केवल बॉयज। अब ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या तो लड़कों की संख्या का 175% है, तो अगर अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना हो तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ बॉयज का यानी 488 का 175% निकाल सकते हैं। अब ये 25 से कट गया 7 बार में और ये 25 से कट गया 4 बार में, और 4 से इसको काटो, 4 एक बार में, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 7 दूना 14, लास्ट में 4, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं हम। 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, 1989 में 25% बढ़ी, 90 में 30% की कमी आ गई, फिर अगले वर्ष में 40% बढ़ी, तो लास्ट में कितना था? देखो, आप बोलोगे कि 50,000 तो था पहले जनसंख्या, ठीक है। 25% बढ़ी, 25% का मतलब हो गया 125/100 हो गया। फिर कितना बढ़ा? 30%, 30% की कमी आई यानी कि 70/100। हमने इस बार 30 माइनस किया, अगली बार 40% बढ़ा तो 140/100। इनको काटो पीटो तो ये आपका 4 और एक 5 जीरो और एक 6 जीरो से ये पूरा 6 जीरो कट गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 14 25 70, यानी कि ये 770 ही केवल होगा, और गुना में ये 7 पच्चे 35 और 12 सत्ते हो गया 84 और 3 87, तो ये जीरो हो गया, और 7 पच्चे 35 का 5 और 7 सत्ते 49 और 3 हो गया 9 3 12, लास्ट में 250। तो कई सारे ऑप्शन में है, 7 सत्ते 49 और 9 3 12, 5 बचा, तो 8 सत्ते 56 और 5 61, 250, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, आय में 20% की कमी हो जाती है, पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, तो आप यहां पर ऐसे निकाल सकते हैं। देखो,
30% बचाता है, तो यहाँ पर हो गया आपका खर्च, यहाँ हमने लिख दिया बचत और यहाँ पर लिख दिया आय यानी कि इनकम। इन दोनों को जोड़ोगे तो आय निकलता है। देखो आय का 30% बचाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो गई और बचत में 80% अधिक बचाता है, 20% अधिक बचाता है। तो ये कह रहा है कि उसके व्यय में कितनी वृद्धि हुई। अब इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर आय यानी कि इनकम 20% बढ़ा। अब मैंने जैसे लड़के और लड़कियों वाला में बताया था मैंने कि कुल संख्या तभी 20% कम होगा जब लड़कियों की और लड़कों की दोनों के संख्या में चेंजिंग आएगा सेम परसेंटेज में। यानी कि देखो खर्च और प्लस बचत इन दोनों को जोड़ने के बाद आय आ रहा है। अब आय में जो भी चेंज होगा ना उतना इन दोनों में भी चेंज होना होगा, यानी कि सेम सेम। हो सकता है अलग अलग भी चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन अलग अलग में दोनों डिफरेंस होगा। जैसे अब यहाँ पर देखो 20%, यहाँ 20% बचत में अगर वृद्धि हुई तो यहाँ भी 20% बढ़ाना पड़ेगा, तब ओवरऑल 20% आएगा। कैसे? जैसे मान लो ये x था और ये y था, अब केवल इसका मैं 20% बढ़ा दूं 120/100 और इसमें कोई अभी नहीं मैंने चेंज किया, तो बताओ क्या ये 20% बढ़ेगा? ये भी 120 हुआ है, यहाँ भी मुझे 120/100 करना होगा, तभी तो 120 कॉमन होगा ना और 20% बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे मान सकते हैं कि देखो 30% बचाता है, इसका मतलब कि ये खर्च था, इधर बचत था और इधर आय था। यानी कि आय अगर 100 था, ध्यान से समझिए, आय अगर 100 था, बचत 30 था, तो खर्च कितना किया? 70 किया। अब ये कह रहा है आय 20% बढ़ गया, यानी कि ये कितना बढ़ा? आपका 20 रुपए, ठीक है। और 20 रुपए का मतलब ये 120 बन गया और 20% बचत भी बढ़ गया, यानी कि 30 का 20%, 3 दूना 6, यानी कि ये 36 हो गया। अब बताओ उसके व्यय में कितना वृद्धि होगा? तो देखो अगर अब 120 रुपए इनकम है, 36 रुपए खर्च हो गए, तो कितना बचा इसमें से? अगर 30 माइनस करते तो 90 होता, यानी कि ये अभी 84 बन गया। 10 में से 6 गया 4 और 12 में से यहाँ पर 11 में से 3 गया 8। तो 70 अगर 84 बढ़ गया तो कितना बढ़ा है? तो आप बोलोगे 70 से 84 यानी 14 बढ़ा है, किस पर? 70 पर, और गुना में 100। तो ये 14 पचे 70 और 5 से 20 पचे 100, तो 20% आप ऐसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ के वही संख्या आता है। यानी कि संख्या मान लो x है, तो इसमें इसका 60%, मैं संख्या को 100x मानता हूं, इसमें इसका 60% यानी 60x जोड़ते हो, सॉरी, संख्या 100x था तो उसका 60% यानी कि 60x 120 में जोड़ा जाए तो वही संख्या आ जाता है, यानी 100x आ जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसी संख्या का 60% यानी 60x की वैल्यू कितनी है? इसको इधर ले जाओ तो 40x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120, ये 4 से काट दो तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, तो 100x की वैल्यू 300, यानी कि ऑप्शन सी। अच्छा, संख्या का 60% ही पूछ रहा था तो हमें 100x नहीं निकालना है, हमने बस यहाँ पर 10x निकाला ही था तो 60x निकाल लो, यानी कि इसका 6 गुना, तो इधर भी 6 गुना। आप बिना क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, x की आय y की आय से 60% अधिक है, y की आय z से 40% अधिक है और x की आय z की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये हमें बताना है। देखो ये x हो गया, y हो गया, z हो गया। देखो ये कह रहा है कि सबसे लास्ट से हम शुरू करते हैं, y की आय z से 40% अधिक है, इसका मतलब कि z अगर 100 होगा तो y कितना हो जाएगा? इसका 100 का 40%, 40 होता है तो इसमें 40 जोड़ दो। फिर 60% अधिक होगा x y से, यानी कि इससे ये 60% अधिक होगा। तो आप बताओ 140 का 60% कितना होगा? 14 छक्के 84, यानी 84 इसमें जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा? 224। अब बताना है कि जेड से ये कितना ज्यादा है। 100 पे देखो जो भी ज्यादा होगा वही परसेंटेज होगा, 100 से 124 ज्यादा है तो 124% उत्तर हुआ। ऐसे भी आप बोलते हैं कि 124 ज्यादा है कितने से? 100 से, और गुणा 100 करते। ठीक है, अगला सवाल आपको कह रहा है कि ये गांव की जनसंख्या है, 10% निवासी की मृत्यु हो गई हैजा से और फिर 25% निवासी गांव छोड़ के चले गए हैं और ऐसे में 50 यानी 4050 जनसंख्या रह गई है। तो स्टार्टिंग में कितनी थी? जब भी लास्ट देके स्टार्टिंग पूछे उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दो, जो लास्ट में दिया है वो लिख लो। गुणा में एक बार 25% चले गए हैं
तो 100 में से 25 चले गए तो 75 बच गए, और एक बार 10% चले गए तो 100 में से 10 घट गया तो 90 बचा। इसको काट पीट लो, तो ये 10 से 10 और 9 से इसको काटोगे, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ये 3 से 15 बार में, 5 से 15 बार में, और 5 से 20, तो 20 तियां 60 पे 2 जीरो और आएगा, यानी कि 6000। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, एक को 70% मिले और वो 172 मतों से जीत गया। देखो अगर ए और बी 2 ही लोग थे, ए को 70% मिले तो बी को 30% मिला होगा, 100 में से माइनस कर दो। अब ए जीता कितने से, आप बोलोगे 40% से जीत गया, इसको माइनस कर दो, लेकिन सवाल में तो 172 मतों से उसको मेजोरिटी मिली है। अगर 40% 172 है तो 100% कितना होगा ये बताना है। ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना, सॉरी 3 गुना बोल रहा हूँ, 4 बार में कटेगा ना। ये 4 से काट दो, 4 चौके 16 और 4 तियां 12, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 443, तो 100% की वैल्यू 430। एक एक जीरो दोनों साइड हमने बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर, शेष में से 40% दवाओं पर खर्च कर दिया और फिर बचाता है वो 7200 रुपए, तो उसकी मासिक आय कितनी रही होगी। बहुत आसान है, देखो लास्ट में 7200 बचाता है, उल्टा कॉन्सेप्ट लगा लो, और 40% यहाँ खर्च किया है तो 100 में से 60% बच गया, 40% यहाँ खर्च किया तो 100 में से 60 यहाँ भी बच गया। उल्टा कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब लास्ट का देखिए स्टार्टिंग से आपसे पूछा जाए। 2 जीरो से 2 जीरो और 6 छके 36 दूना 72, तो ये 2 पे 2 और 2 4 जीरो, यानी कि 20,000 उत्तर आ गया, ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अपनी आय में से संजय 20% किराए के घर पे खर्च किया और बाकी का 70% वो घरेलू खर्च करता है। देखो 20% किराए पर और बाकी का 70% घरेलू खर्च पे खर्च करता है, फिर 1800 बचाता है। ये सेम क्वेश्चन है तो ये होमवर्क हो गया, यहाँ पर आंसर मैंने हाइड कर दिया है। इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है, किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी आ जाती है और खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा दो, ये वाला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100, इतना परसेंट का चेंज होगा, जिसमें प्लस आपको दिखाता है इंक्रीज को और माइनस दिखाता है डिक्रीज को, यानी कि ये वृद्धि दिखाता है और ये कमी दिखाता है। ठीक है, तो 20% कमी हुई तो आप माइनस का 20 रखो, 15% वृद्धि हुई तो प्लस का 15, और प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसको गुना कर लो, 300 आएगा, और डिवाइडेड बाई 100, इसको माइनस करोगे तो -5 करो ये आएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो माइनस का 3, ये -8 आ गया, यानी 8% की कमी। ऑप्शन डी इज द आंसर। अगला सवाल है, अपनी आय में से संजय 20%, ये सवाल तो सेम ही निकल गया, अब यहाँ पर क्या करें बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये आप सॉल्व कर लेना। लास्ट में 1800 बचाया, अब यही मैंने होमवर्क ही दिया है, अब सॉल्व ही कर देता हूँ, यहाँ आंसर दिख ही रहा है, इसलिए 1800 रुपए था, एक बार 70% खर्च किया तो बचा 30%, एक बार 20% खर्च किया तो बचा 80%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 3 से 3 छक्के 18, और ये 8 से ये पूरा कट जाएगा 80 बार में, तो 8 छक्के 48, 48 से, लेकिन कहीं अपनी आय में से 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर खर्च किया और 1800 रुपए बचा लेता है, तो कुल आय कितनी थी। 1800 रुपए बचाया था ना, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट ही दिया था, और फिर 8, अच्छा 8 से हमने गलत काट दिया, देखो 8 से ही गलत काट दिया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ तक सही था, 3 से 3 छक्के 18 ये भी कट सही था, 8 से 3 जीरो को मैं काट सकता हूँ 125 बार में, ये एक जीरो रहेगा ही, और गुणा में 6, ठीक है, इसको गुना करना था, तो 12 छक्के 72 और 5 छक्के 30, यानी कि आ गया 7500 गुना करोगे तो, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं आज के, किसी वस्तु की कर में 20% की कमी और खपत में 20% की वृद्धि, तो राजस्व में तो ये 10% की कमी -10, 20% की वृद्धि +10, और प्लस माइनस माइनस, गुना करोगे दोनों को 200/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसको माइनस करोगे तो 10 प्लस में आएगा, और ये माइनस का 2, यानी कि ओवरऑल 8% का वृद्धि, प्लस में आया यानी कि वृद्धि। ऑप्शन बी इज द आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा ये जरूर से आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।